हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर को। सो नेक्स्ट हम करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो देखिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, इंफ्रारेड रीजन में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो ट्रांजिशंस होती हैं वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में होती है मॉलिक्यूल के अंदर। सो दी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दी एब्जॉर्प्शन spectra, the absorption spectra in the infrared region results from the transitions between vibrational energy levels of the molecule तो ये क्या हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है और कहाँ पे हमें देखने को मिलता है इंफ्रा रेड रीजन के अंदर। और यहाँ पे क्या होती है, ट्रांजिशंस होती हैं, वाइब्रेशनल जो हमारी एनर्जी लेवल्स होती हैं मॉलिक्यूल की, उसके अंदर यहाँ पे क्या होंगी, ट्रांजिशंस होती हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो एग्जिबिट करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को। कौन से वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिलेगा। सो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, exhibiting vibrational spectra टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिबिटिंग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे वो मॉलिक्यूल शो करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को जिनके अंदर चेंज आएगा डायपोल मोमेंट के अंदर। यस बच्चे, जो मॉलिक्यूल्स जब उनका वाइब्रेशनल मोशन होगा तो उनके अंदर क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए उनके डायपोल मोमेंट के अंदर, जब ही हम वहाँ पे क्या देख पाएंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को देख पाएंगे। सो यहाँ पे मॉलिक्यूल को शो करने के लिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या होना चाहिए, जो मॉलिक्यूल है वो शो करेगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, शो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम कब करेगा, जब उसके वाइब्रेशनल मोशन की वजह से उसकी जो डायपोल मोमेंट है उसके अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। सो वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट बी accompanied by the change in the dipole moment, of the molecule, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर चेंज आना चाहिए डायपोल मोमेंट के अंदर, जब भी वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक H2 है, O2 है, तो यहाँ पे देखिए इनके पास क्या होती है, हमारी जीरो डायपोल मोमेंट होती है। सो देयर इज नो चेंज इन डायपोल मोमेंट, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, हमारे IR इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ये क्या होंगे, IR इनएक्टिव। अगर हम बात करते हैं यहीं पे HF की, HCl की, HF है, HCl है, CO2 है, तो यहाँ पे क्या आता है, चेंज आता है डायपोल मोमेंट के अंदर, यहाँ पे चेंज होगा डायपोल मोमेंट के अंदर, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, हमारे IR एक्टिव हो जाएंगे। तो ये क्या होंगे, IR एक्टिव हो जाएंगे। तो समझ में आया। सो नेक्स्ट अब हम करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को। तो इसके अंदर देखिए जो हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो बॉन्ड है वो कैसा होगा, बिहेव कर रहा है वो एज अ स्प्रिंग की तरह। यहाँ पे क्या है, हमारा बॉन्ड होगा इन दो एटम्स के बीच में। हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल हम मानते हैं, इसका जो मास है वो m1 है और इसका मास क्या है, m2 है। तो जो रिड्यूस्ड मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 बाई में m1 प्लस m2। तो यहाँ पे जो इनका बॉन्ड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ स्प्रिंग। हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, R इक्विलिब्रियम है, तो इस स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और इलोंगेशन भी होगा। क्या होगा इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्शन भी और इलोंगेशन भी। ये हमारा क्या है, बॉन्ड है।
इसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और इलोंगेशन भी होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा और इलोंगेट भी होगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बॉन्ड लेंथ के अंदर चेंज आएगा, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से चेंज आएगा इसकी बॉन्ड लेंथ के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब एक हमारे पार्टिकल की चेंज आती है बॉन्ड लेंथ में, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब चेंज होता है उसकी बॉन्ड लेंथ के अंदर, तो वहां पे जो है अब ये चेंज हो रही है इसकी बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पे एक जो फोर्स है वो एक्ट करती है जिसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे एक्ट करती है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होती है। देखिए अगर मान लीजिए ये हमारा पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, पहले इसने क्या किया, इलोंगेट किया, तो जब ये इलोंगेट होगा तो अब देखिए यहाँ पे इसकी डायरेक्शन है, तो इस साइड ये क्या होगा, इलोंगेट होगा, तो जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो क्या होगी, इसकी अपोजिट लगेगी। ठीक है, और मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस साइड इसकी डायरेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या होगी, इस वाली डायरेक्शन में लगेगी, मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, जो बॉन्ड है इन एटम्स के बीच में, इस डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो एटम्स के बीच में बॉन्ड है वो कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ स्प्रिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी और क्या होगी, हमारी इलोंगेशन होगी, इलोंगेशन होगी और क्या होगी, फिर हमारी कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है या फिर ऑसिलेट कर रहा है। तो जब हमारा जो मॉलिक्यूल, जो पार्टिकल होता है, जब वो मूव करता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वहां पे क्या होता है, चेंज होता है, बॉन्ड लेंथ के अंदर चेंज आएगा, और यहाँ पे जो है एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्ट करती है किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये इलोंगेट होगा तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलोंगेट हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, मतलब वो क्या होगी, अपोजिट लगेगी। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, when a particle is displaced when a particle is displaced from its equilibrium position the restoring force starts acting on it रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे क्या होगी, एक्ट करेगी, और वो भी किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में, स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट इन दी अपोजिट डायरेक्शन, और वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है, किस लिए, अपोजिट डायरेक्शन में, टू रिस्टोर इट टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, वापस से उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए वो क्या कर रही है, हमारी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, एक्ट करेगी, जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो। सो व्हेन द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, जो हमारा पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस्ड होगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वहां पे जो है एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, टू रिस्टोर टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसे हम क्या बोलेंगे, हमारी रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो किसके इक्वल होती है, -K(x), इसके बराबर होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम हुक्स लॉ, इसे हम बोलते हैं हुक्स लॉ। और F क्या है, यहाँ पे हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है, F इज द रिस्टोरिंग फोर्स, और X यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, X इज द डिस्प्लेसमेंट, और K यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या फिर हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट। सो F रिस्टोरिंग फोर्स, X जो हमारे डिस्प्लेसमेंट, और K क्या है, फोर्स कांस्टेंट। और यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो हमारी फोर्स है वो एक्ट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन, फोर्स एक्ट्स in the direction restoring force
acts in the direction opposite to the direction of displacement, opposite to the direction of displacement. डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट क्या करेगी, जो हमारी स्टोरिंग फोर्स है वो एक्ट करेगी, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, नेगेटिव साइन का यूज किया है। तो जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ में चेंज आएगा, जब भी जो हमारा पार्टिकल है वो डिस्प्लेस्ड होगा, तो यहाँ पे एक जो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और वो किसके इक्वल होती है, हमारी स्टोरिंग फोर्स के एक्स के बराबर होती है। एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और के क्या है, यहाँ पे हमारा फोर्स कॉन्स्टेंट है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी of simple harmonic oscillator V is equal to half kx square। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी सिंपल हार्मोनिक जो ऑसिलेटर है उसकी, वो किसके इक्वल होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर के। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसके बीच में तो हमें एक पैराबोला देखने को मिलता है। ओ यहाँ से क्या हो रही है, हमारी डिस्प्लेसमेंट इस साइड होगी या फिर उस साइड होगी, ओरिजिन से -x है और उस साइड की हमारा +x है। यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इन दोनों के बीच में, तो हमें एक पैराबोला ऑब्टेन होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। The vibrational frequency of the simple harmonic oscillator, having mass m is given by, तो अगर हम देखते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, तो वो किसके बराबर होती है, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई √k/m। तो ये क्या होती है, हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, हैविंग मास m। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की, वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे जो मास m है उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय द रिड्यूस्ड मास म्यू से। ओके, सो but for a vibrating diatomic molecule, the mass m, जो मास m है उसको हम रिप्लेस किससे कर देंगे, the mass m is replaced by the reduced mass mu। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई √k/μ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल की। तो जो मास है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, रिड्यूस्ड मास म्यू से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 1/2 पाई √k/μ। और म्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास रिड्यूस्ड मास है जो किसके इक्वल होता है, m1 m2 बाई m1 + m2। और म्यू है क्या, म्यू इज द reduced mass of diatomic molecule। mu is the reduced mass of diatomic molecule। वाइब्रेशनल एनर्जी, अगर हम यहाँ पे देखते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी को, तो किसके इक्वल हो जाएगी, EV दैट इज इक्वल टू V + ½ और h न्यू के। और ये किस में, हमारी जूल्स के अंदर है, किसमें है, जूल्स में ये हमारी एनर्जी आई है, दैट इज V + ½ h न्यू। और यहाँ पे जो न्यू है वो क्या है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और V क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। सो V इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर।
और न्यू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो v है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है, हो जाएगी। और हम बात करते हैं किसके टर्म्स में, वेव नंबर्स के टर्म्स में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स में लेंगे एनर्जी को, और जब हम सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं HC से। सो एनर्जी को किस में लेंगे, इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय HC, एनर्जी इन वाइब्रेशनल एनर्जी इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे HC से। तो क्या आ जाएगी, EV बार दैट इज इक्वल टू V प्लस हाफ दैट इज ओमेगा E। तो इसके बराबर आ जाएगी हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। और V क्या है यहाँ पे हमारा, वही वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। और ओमेगा E क्या है, ये है हमारी इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा E क्या है, इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हमारी इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। और हम यहाँ पे पुट करेंगे V को क्या, 0 1 2 3 4 इस तरीके से हम पुट करते जाएंगे V की वैल्यू को, और हमें क्या मिल जाएंगे, जो हमारे वाइब्रेशनल लेवल है उनकी एनर्जीज हमें मिल जाएंगी। तो देखो अगर हम V की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट करते हैं, अगर मैंने E की वैल्यू को क्या पुट किया है 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ ओमेगा E हो जाएगा। और अगर मैं इसी को क्या पुट करूँ, 1 पुट करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 1 कितना हो गया, 2 + 1 3/2। तो कितना आ जाएगा, 3/2 ओमेगा E। इस तरीके से मुझे एनर्जीज मिलती रहेंगी, जो मेरी वाइब्रेशनल एनर्जीज जो क्या है, एनर्जीज हैं वाइब्रेशनल लेवल्स की, ठीक है। तो अगर 0 है तो कितना आ गया, हाफ ओमेगा E। और अगर क्या हमने वैल्यू पुट की है V की 1 की है तो 3/2 ओमेगा E। और अगर मैं करती हूँ यहाँ पे 2 तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो गया, 5/2 ओमेगा E। तो कितना आ गया यहाँ पे, 5/2 ओमेगा E। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम किसको पुट करते हैं, 3 को पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 + 1 7/2 ओमेगा E। इस तरीके से हो जाएगा 7/2 ओमेगा E। और यहाँ पे अगर हम 4 पुट करते हैं तो 4 2 जा 8 कितना हो गया, 8 + 1 9/2 ओमेगा E। तो इस तरीके से आ जाएंगी वैल्यूज 9/2 ओमेगा E। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिंपली हमने पुट किया है किसको, V की वैल्यू को, यहाँ पे V की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और जो हमारी एनर्जीज है वो हमें इस तरीके से मिल जाएंगी, जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो सेंटीमीटर इनवर्स की टर्म्स में। तो हाफ ओमेगा E जब 0 वैल्यू थी तो कितना आया था, हाफ ओमेगा E। और जब 1 थी तो कितना है, 3/2 ओमेगा E, 3/2 ओमेगा E। और जब 2 हो गया तो कितना है, 5/2 ओमेगा E, 5/2 ओमेगा E। और जब क्या था हमारा 3 था तो कितना था, 7/2 ओमेगा E, 7/2 ओमेगा E। और जब 4 है तो 9/2 ओमेगा E, 9/2 ओमेगा। इसी तरीके से हम 5 रखेंगे 6 रखेंगे। तो जैसे जैसे हम क्या रखते जाएंगे, इसमें V की वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएंगी, जो हमारे वाइब्रेशनल लेवल है उनकी एनर्जीज हमें ऑब्टेन हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही है इस साइड में, और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, इक्वली स्पेस्ड वाइब्रेशनल जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं उनको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के, देखिए ये क्या है, इक्वली स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे जो हमें मिलती हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो क्या होते हैं, हमारे इक्वली स्पेस्ड होते हैं। क्लियर है ये बात। सो दी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, दी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक oscillator are equally spaced, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इक्वली स्पेस जो हमारे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स हैं उनको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम एक पॉइंट है जो नोट करना है, जब हमारी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 थी,
यहाँ पे क्या है, हमारी जीरो वैल्यू है। जब भी जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी है वो क्या है, वाइब्रेशनल लेवल के अंदर जो हमारी एनर्जी है वो क्या नहीं आ रही है, जीरो नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल है उसके पास कभी भी जीरो वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं हो सकती, और इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, जीरो पॉइंट एनर्जी। ऑलराइट, क्या बोलेंगे मिसी, जीरो पॉइंट एनर्जी। तो इसको हम नोट करते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी। तो जब V की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, जीरो, V की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। तो क्या आया था, E दैट इज इक्वल टू, E बार हम यहाँ पे लिखेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स में हम ले रहे हैं, तो V प्लस हाफ, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, जीरो वैल्यू, तो क्या आएगा, हाफ ओमेगा E। ये किस में आई है, सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे यहीं पे जूल्स के अंदर, तो क्या आ जाएगा, हाफ एच न्यू। ये क्या आ गई हमारी जूल्स के अंदर, किसमें आ जाएगी ये, जूल्स के अंदर हमारी एनर्जी क्या आ रही है, हाफ एच न्यू। और अगर हम देखते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में, तो कितनी आ रही है, ई वी बार दैट इज इक्वल टू हाफ ओमेगा ई। और इसे ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम, जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी हम इसे बोलते हैं। और इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो मॉलिक्यूल है कैन नेवर हैव जीरो वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, उसके पास जीरो वाइब्रेशनल एनर्जी कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, द मॉलिक्यूल कैन नेवर हैव जीरो वाइब्रेशनल एनर्जी। मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके पास जीरो जो है, कैन नेवर, कभी भी उसके पास जीरो वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं हो सकती, बिकॉज हमने देख लिया जो वाइब्रेशनल, जो हमारा क्वांटम नंबर था जीरो था, जब भी हमारी एनर्जी किसके बराबर आ रही है, हाफ ओमेगा ई। और इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। ऑलराइट, सिलेक्शन रूल देखिए, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या है, डेल वी दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो यहाँ पे जब हमारी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होगी तो वहां पे जो चेंज आएगा वाइब्रेशन क्वांटम नंबर में वो क्या होगा, वन के बराबर होगा। सो फॉर अ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, the change in vibrational quantum number, फिर हम बोल सकते हैं the vibrational quantum number during a vibrational transition, the vibrational quantum number can change by one. पे सिर्फ क्या होगा, एक जो हमारा ये आएगा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जब होगी तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के अंदर जो चेंज आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, वन के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, वन के इक्वल होगा। तो सिलेक्शन रूल क्या होगा हमारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, डेल वी दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। प्लस है तो क्या एब्जॉर्प्शन, माइनस है तो एमिशन। सो डेल वी दैट इज इक्वल टू, अगर प्लस वन है तो एब्जॉर्प्शन, और अगर डेल वी माइनस वन है तो क्या हो जाएगा, एमिशन। क्या हो जाएगा, एमिशन। सो हम अप्लाई करते हैं सिलेक्शन रूल को, डेल वी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू प्लस वन। अप्लाइंग सिलेक्शन रूल, डेल वी इज इक्वल टू प्लस वन। सो मान लीजिए जो हमारी ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ पे हो रही है, ट्रांजिशन हमारी हो रही है, ट्रांजिशन फ्रॉम V टू V प्लस वन। यहाँ पे हमारी ट्रांजिशन हो रही है V से V प्लस वन में जो है हमारी ट्रांजिशन हो रही है। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशनल एनर्जी आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज डेल ई वी बार दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, ई वी प्लस वन माइनस ई बार
ई बार वी इसी के इक्वल हो जाएगी। और हमें पता है ये किसके इक्वल होती है, जब सेंटीमीटर इनवर्स में हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है तो किसके बराबर होती है, v प्लस हाफ ओमेगा ई के इक्वल होती है, यही होती है। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, पहले v प्लस वन उसके बाद v, तो क्या हो जाएगा v प्लस वन एंड प्लस हाफ ओमेगा ई, यही हो जाएगा। बिकॉज उसका फॉर्मूला क्या होता है, v प्लस हाफ v प्लस वन बाई टू ओमेगा ई, यही होता है हमारा। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, v प्लस वन, तो v प्लस वन प्लस हाफ ओमेगा ई, और यहाँ पे हम v की सिंपल पुट कर देंगे, दैट इज माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, v प्लस वन बाई टू एंड ओमेगा ई, ये हो जाएगी हमारी। तो जो हमारा गैप आएगा, एनर्जी गैप, यहाँ से हम देखेंगे कितना हो जाएगा, तो v प्लस वन प्लस हाफ है तो क्या हो जाएगा, v प्लस थ्री बाई टू, इसको मुंह पर ले लेते हैं। तो यहां से देखिएगा डेल वी दैट इज इक्वल टू प्लस वन। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ गई हमारी वैल्यू, v प्लस वन बाई टू ओमेगा ई, तो यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो v प्लस थ्री बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी डेल ई v बार है वो किसके इक्वल आ जाएगी, अब v प्लस थ्री बाई टू, v प्लस थ्री बाई टू ओमेगा ई, यही हो जाएगा। v प्लस वन है प्लस हाफ है तो कितना हो गया, टू इंटू वन, तो टू प्लस वन बाई टू कितना हो गया, थ्री बाई टू ओमेगा ई, और माइनस में क्या है हमारा v प्लस हाफ ओमेगा ई, तो यहाँ पे सिंपल यही आ जाएगा v प्लस वन बाई टू ओमेगा ई, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम देखिए ओमेगा ई क्या है, इन दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं हम। ओमेगा ई क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया, ओमेगा ई कॉमन है तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, v प्लस थ्री बाई टू एज इट इज, ये हमारा माइनस में आ जाएगा। सो माइनस v एंड माइनस वन बाई टू, बिकॉज हमने ओमेगा ई यहाँ पे क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है, ठीक है बच्चों। तो ओमेगा ई को हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, v प्लस थ्री बाई टू माइनस वी माइनस हाफ, तो यहाँ से v से क्या हो जाएगा हमारा, v कैंसिल हो जाएगा। सो डेल ई वी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा ई एंड थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, टू बाई टू, तो कितना आ गया वन, टू से टू क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे किसके बराबर आ गई, ये सिंपल हमारी ओमेगा ई के बराबर आ गई, ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा गैप होगा, जो एनर्जी गैप आएगा वो क्या रहेगा, हमेशा ओमेगा ई रहेगा। जो हमारा गैप आएगा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर वो कितना रहेगा हमारा, ओमेगा ई रहेगा। सो ऑल द vibrational levels are equally spaced, वो क्या होंगे, इक्वली स्पेस्ड होंगे, आर इक्वली स्पेस्ड with a spacing equal to ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो हमारी सभी वाइब्रेशनल लेवल्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वली स्पेस्ड होंगी हमारी, और वहां पे स्पेसिंग कितनी होगी हमारी, ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी कर्व है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं। वी के यहाँ पे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, वी 0 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। और यहाँ पे जो हमारी गैप है, जो स्पेसिंग है एनर्जी लेवल्स के बीच में, वो किसके इक्वल है, ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल है हमारी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। और जो हमारी एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या है, इक्वली स्पेस्ड हैं। क्लियर है। और रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों, जो हमारी मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल में। कहाँ पे होते हैं, ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल पे होते हैं। और जब हम कंपेयर करते हैं ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल से जो हमारे हायर लेवल्स हैं उनका, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो नेग्लिजिबल होती है उसके कंपेयर में। तो इसलिए जो हमारी मोस्ट इंटेंस जो हमारी ट्रांजिशन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, 0 से 1 में। और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। ठीक है। सो एट रूम टेम्परेचर, at room temperature
most of the molecules are present in the ground वाइब्रेशनल लेवल, इसमें होती है ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल में होते हैं, वेयर एज द पॉपुलेशन इन हायर लेवल्स are comparatively whereas the population in higher levels are comparatively negligible. So the most intense transition is that which takes place from v is equal to 0 to v is equal to 1, and the vibrational frequency corresponds to this transition, this excitation is called fundamental frequency. उसे हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो एट रूम टेम्परेचर जो मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल में, जबकि जब हम कंपेयर करते हैं पॉपुलेशन को हायर लेवल्स में वो कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होती है. सो जो हमारी मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन हो जाएगी, द मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन इज दैट कौन सी होगी? जो टेक्स प्लेस होगी फ्रॉम v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी इस एक्साइटेशन की कोरस्पॉन्ड्स, उसे हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोटॉपिक इफेक्ट. तो देखिए आइसोटॉपिक इफेक्ट क्या होता है? आइसोटॉप हम जानते हैं सबसे पहले क्या होते हैं. आइसोटॉप वो होते हैं जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होता है. सो आइसोटॉप क्या हो जाएंगे? सेम एटॉमिक नंबर but different mass number. आइसोटॉप्स वो होते हैं, वो स्पीशीज जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट उनका मास नंबर हो, वही होते हैं हमारे आइसोटॉप्स होते हैं. हमने देखा कि जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट आती है आइसोटॉपिक मॉलिक्यूल्स के लिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं HCl को, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो हम ले रहे हैं 1 है, हाइड्रोजन 1 है यहाँ पे जिसका मास है, और Cl है यहाँ पे 35, और यहाँ पे हमने ले लिया है H2, इसका क्या ले लिया हमने? आइसोटॉप ले लिया है, और यहाँ पे Cl क्या है हमारा 35. तो ये क्या हो गया? हमारे आइसोटॉप्स हो गई. इसी तरीके से हम यहाँ पे 1 लेते हैं और यहाँ पे क्या 35 के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 37, इसका हमने आइसोटॉप ले लिया. यहाँ पे क्या आ गया 37, मतलब इनके पास सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो ये क्या हो गया? हमारे आइसोटॉप्स हो गई हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन म्यू. ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो नॉर्मल डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये उसकी है, नॉर्मल डायटोमिक मॉलिक्यूल की. और यहाँ पे हम लेते हैं न्यू डैश 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन म्यू डैश. ठीक है, म्यू क्या हमारा रिड्यूस्ड मास है आइसोटॉपिक मॉलिक्यूल का, और यहाँ पे जो न्यू डैश है वो हमारी क्या है? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो हमारे आइसोटॉपिक जो हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसकी. आइसोटॉपिक डायटोमिक मॉलिक्यूल.
क्लियर। तो यहाँ से अगर हम करते हैं न्यू डैश बाई न्यू तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट म्यू अपॉन म्यू डैश, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा हेवियर जो होगा आइसोटॉप, उसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, दी हेवियर आइसोटॉप हैज दी स्मॉलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, उसके पास क्या होगी, स्मॉल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी जो हमारा हेवियर आइसोटॉप होगा। ओके, सो नेक्स्ट अब हम करते हैं इन हार्मोनिक ऑसिलेटर को। तो देखिए जो हमारे रियल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिहेव नहीं करते परफेक्टली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह, बिकॉज जो हमारे रियल बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे, उनको कुछ डिस्प्लेसमेंट तक हम उनको मान सकते हैं कि वो क्या होते हैं, हमारे परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। बट जैसे हम उनको ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ पे जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो जाता है एटम्स के अंदर, और इस तरह के ऑसिलेटर को हम बोलते हैं इन हार्मोनिक ऑसिलेटर। बट जो हमने पढ़ा था सिंपल जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर था उसमें क्या था, हम उसको कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। हमारे जो रियल बॉन्ड्स होते हैं जो ज्यादा स्ट्रेच करने पर वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। सो द रियल मॉलिक्यूल्स do not behave as perfectly simple harmonic oscillators. The real bonds may be taken as perfectly elastic for smaller displacement as the bond is stretched more, the restoring force becomes weaker, and the bond will break. The molecule dissociate into atoms. ठीक है, तो जो हमारे रियल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिहेव नहीं करते परफेक्टली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह, बिकॉज जो रियल बॉन्ड होते हैं उनको हम कुछ ही डिस्प्लेसमेंट तक मान सकते हैं, वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। पर जैसे हम ज़्यादा बॉन्ड को स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है वो वीक हो जाती है, और जिसकी वजह से बॉन्ड जो ब्रेक हो जाता है और मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है एटम्स के अंदर, और इस टाइप के ऑसिलेटर को हम बोलते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो सच एन ऑसिलेटर is called enharmonic oscillator। और यहाँ पे जो हमारी एनर्जी लेवल दिए हुए हैं इज गिवन बाय द इक्वेशन फॉर enharmonic oscillator, that is EV bar, that is equal to V plus 1/2, and here is omega E, and here minus V plus 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा E and XE सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो EV बार जो हमारी वाइब्रेशन एनर्जी हो किसकी इक्वल हो जाएगी, V plus 1/2 ओमेगा E माइनस V plus 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा E XE सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसके लिए है, इन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है। और V क्या हमारे यहाँ पे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू जो है हमारी
0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी v की वैल्यू वाइब्रेशन क्वांटम नंबर की। और xc बच्चों क्या है यहाँ पे हमारा एन हार्मोनिक कांस्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको, xc इज दी एन हार्मोनिक कांस्टेंट, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट क्या है, xc हमारा एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। ओके, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी कर्व है इन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। यहाँ पे ये क्या हमारी एनर्जी लेवल्स हैं, तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो गैप है इनके बीच में, जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के बीच में हम गैप देख रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे जो हमारी वाइब्रेशन क्वांटम नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, 0 1 2 3 4 जैसे ही बढ़ रहा है तो जो हमारी गैप है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में वो क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा है। ये कर्व किसका है हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। सो द वाइब्रेशनल energy levels, the vibrational energy levels are not equally spaced, are not equally spaced as the vibrational quantum number the vibrational energy levels are not equally spaced, rather the spacing between them keeps decreasing as the vibrational quantum number increases, the vibrational quantum number increases, ठीक है। तो जो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या है हमारे इक्वली स्पेस्ड नहीं है, जैसे जैसे जो हमारी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है वो इंक्रीज होता है, जो स्पेसिंग है इनके बीच में वो क्या हो रही है हमारी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे हम लेते हैं v इज इक्वल टू 0, ठीक है, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर v इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारी एनर्जी होगी दैट इज e बार 0, वो किसके इक्वल हो जाएगी, सबसे पहले e v बार क्या होती है हमारी किसकी इक्वल होती है v प्लस 1/2 और यहाँ पे ओमेगा ई माइनस v प्लस 1/2 ओमेगा ई एक्स ई, यही होती है हमारी ओमेगा ई एक्स ई सेंटीमीटर इनवर्स, इस तरीके से होती है। यहाँ पे क्या होता है स्क्वायर होता है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वाइब्रेशन क्वांटम नंबर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं 0 है, सो यहाँ पे जो हमारी एनर्जी आएगी किसकी एनर्जी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट की हो जाएगी, ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट की। सो एनर्जी ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट, ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट और किसकी एन हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो ये क्या है हमारी एनर्जी है ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट की एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या रखना है v की जगह 0 रख देना है, तो 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 ओमेगा ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हम 0 रखेंगे तो 1/4, 2 सा कितना 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 1/4 ओमेगा ई और साथ में क्या आ जाएगा एक्स ई सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 हम कॉमन निकाल लेते हैं और ओमेगा ई, सो 1/2 ओमेगा ई यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 माइनस में यहाँ पे क्या रह गया हमारा 1/2 और यहाँ पे ओमेगा ई बाहर है तो क्या हो जाएगा एक्स ई 1/2 एक्स ई सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और ये जो बच्चों हमारी एनर्जी होती है इसे हम क्या बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, क्लियर, इसे ही हम क्या बोलेंगे 1/2 ये जो आई है हमारी एनर्जी, ये जो हमारी एनर्जी आई है इसे हम क्या बोलेंगे 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ एन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्लियर, दैट इज 1/2 ओमेगा ई 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 एक्स ई सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या है हमारी 0 पॉइंट एनर्जी है। ओके, सो 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक
ऑसिलेटर, इनहार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो हमारी स्पेसिंग है एनर्जी लेवल्स के बीच में, जो स्पेसिंग है वो क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे जो हमारे वाइब्रेशन क्वांटम नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। और जैसे हम वाइब्रेशन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो 0 लेते हैं, मतलब जो हमारी ग्राउंड स्टेट हम लेते हैं, ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की वो किसकी इक्वल होगी, 1/2 ओमेगा ई 1 माइनस 1/2 एक्स ई, ठीक है, इसकी इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पे इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की। क्लियर है, इसको आप याद रखेंगे। 0 पॉइंट एनर्जी को कितनी होती है, 1/2 ओमेगा ई ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 एक्स ई सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल फॉर इनहार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल होता है दैट इज डेल वी इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, सिलेक्शन रूल होता है। इस सिलेक्शन रूल को हम अप्लाई करते हैं जो हमारे एनर्जी लेवल एक्सप्रेशन है उस पर। तो यहाँ से जो हमारी डेल ई बार आता है दैट इज 0 से 1, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 1 माइनस 2 एक्स ई ओमेगा ई के इक्वल होगा। और अगर हमारी जो ट्रांजिशन हुई है कहाँ से कहाँ पे, 0 से 2 में हुई है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 एक्स ई 2 ओमेगा ई हो जाएगा। और अगर हमारी हुई है 0 से 3 में, 0 से 3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 4 एक्स ई 3 ओमेगा ई। ओके, इस तरीके से जो हमारा एनर्जी लेवल, जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको जब हम अप्लाई करते हैं, जब उसमें हम अप्लाई करते हैं सिलेक्शन रूल को, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 0 से 1 ट्रांजिशन में 1 माइनस 2 एक्स सी ओमेगा ई, 0 से 2 में 1 माइनस 3 एक्स सी 2 ओमेगा ई, और 0 से 3 में क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 एक्स सी 3 ओमेगा ई। ओके, और यहाँ पे देखिए जो हमारी ट्रांजिशन होती है 0 से 1 में, इसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अगर हमारी जो ट्रांजिशन है v इज इक्वल टू 1 टू v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर जो हमारी ट्रांजिशन हुई है 0 से 1, ठीक है, ट्रांजिशन हमारी हुई है 0 से 1, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे हम यहाँ पे। और अगर जो हमारी ट्रांजिशन हुई है 0 से 2 में हुई है, उसे हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। और अगर 0 से 3 में हुई है, उसे हम क्या बोल देंगे, सेकंड ओवरटोन। इस तरीके से हमारे आ जाएगा। जो हमारी 0 से 1 में, उसे तो हमने क्या बोला है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब 0 से 2 में होगी, 3 में होगी, तो ऐसे आ जाएगा हमारा फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, और 0 से 4 में तो क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ओवरटोन। तो इस तरीके से आते जाएंगे। और यहाँ पे हमारी जो ट्रांजिशन है बच्चों, वो और किस तरीके से हो सकती है, 1 से 2 में भी हो सकती है। ठीक है, तो जब ट्रांजिशन हमारी इस तरीके से होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 से किस में जाएगा, वो 2 में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्हें क्या बोलते हैं, हॉट बैंड्स बोलते हैं। क्लियर है, हॉट बैंड्स। और हम ऐसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये क्या होती है, इनको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। हाई टेम्परेचर पे ये ट्रांजिशन क्या होती है, हमारी पॉसिबल होती है। सो अक्योर्स एट हाई टेम्परेचर, अक्योर्स एट हाई टेम्परेचर, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हॉट बैंड्स। क्लियर है। और यहाँ पे जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ना, अगर हम कंपेयर करते हैं ओवरटोन के साथ में, तो जो ओवरटोन होती है वो बहुत ही वीक होती है और उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो क्वाइट वीक होती है। सो कंपेयर्ड टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, the overtones are weak and have quite low intensity ठीक है।
तो कंपेयर करते हैं जब हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो यहाँ पे जो ओवरटोन को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ओवरटोन्स होते हैं वो हमारी वीक होती है और उनके पास जो इंटेंसिटी है वो लो होती है। तो यहाँ पे हमने देखा सिलेक्शन रूल को एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या होता है, डेल वी इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन। इस तरीके से ये क्या होता है, हमारा सिलेक्शन रूल होता है। जब हमने अप्लाई किया उसको अपनी एनर्जी लेवल एक्सप्रेशन में, जब 0 से 1 ट्रांजिशन है तो यहाँ पे डेल्टा ई बार क्या आ रहा है हमारा 1 - 2xc ओमेगा ई, 0 से 2 में 1 - 3xc 2 ओमेगा ई, और 0 से 3 में 1 - 4xc 3 ओमेगा ई। ओके, और जब हमारी ट्रांजिशन होगी 0 से 1 में तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम बोलेंगे, 0 से 2 में है, 0 से 3 में तो फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन इस तरीके से हो जाएगा। और जब हमारी 1 से अगर हो रही है, 1 से 2 में हो रही है तो हम उसमें क्या बोलेंगे, हॉट बैंड्स, और इनको रिक्वायर होती है हाई टेम्परेचर पे होती हैं तो इसलिए हमने क्या बोलते हैं, हॉट बैंड्स बोलते हैं। और जब हम कंपेयर करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ओवरटोन्स को, तो कंपेयर टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो ओवरटोन्स होते हैं वो बहुत ही वीक होती है, वेरी वीक, ठीक है, आर वेरी वीक, बहुत ज्यादा ये क्या होती है हमारी वीक होती हैं, वेरी वीक, ठीक है, आर वेरी वीक, बहुत वीक होती हैं और इसीलिए इनके पास क्या होती है, लो इंटेंसिटी होती है एंड हेंस हैव लो इंटेंसिटी, ठीक है। और इसी वजह से जो हमारी ओवरटोन्स होती हैं उनके पास लो इंटेंसिटी होती है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वीक होती हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कंपेयर में। सो कि स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है अपनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो एग्जिबिट करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को। ओवरऑल जो हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है उसको हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।